नहीं निकलूंगा। अभी हमने प्रचार शुरू ही नहीं किया, अभी तो पैदल चल रहे हैं, दल बनाए ही नहीं। अरे जिस काम के लिए आप हमको जानते हैं उसके लिए दल बनाना ना पड़ेगा, तो दल पहले बन जाने दीजिए। अब फिर 2 तारीख से देखिएगा कि चुनाव प्रचार कैसे होता है। जो हमारे समर्थक लोग हैं, शुभचिंतक है, वो कहता है कि भैया बातचीत तो चल रहा है लेकिन 10 में 5 को 100 आदमी आजकल जनसुराज के बारे में जानता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज से फिर से स्टार्ट होने वाला है जनसुराज का विचार मंच और हज़ारों लोग आए हुए हैं। जनसुराज मंच का से शुरुआत होगा। ये मंच इसलिए शुरुआत हो रहा है विचार मंच की कि गांव-गांव में लोग जाएंगे और विचार मंच अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को, अपनी समस्या को ग्राम पंचायत स्तर को विचार मंच के माध्यम से सुना जाएगा और उसके बाद से फिर से उस समस्याओं को 2025 में विधानसभा में किस प्रकार तैयारी की जाए उसके प्रति ये रखा गया है। और काफ़ी लोग आए हुए और चलिए दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोग आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और विचार मंच को आज से शुरुआत होगा और देखिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं और चलिए दिखाते हैं आपको, काफ़ी अच्छा लगेगा। और देखिए यहाँ पर ये सीढ़ियाँ है और चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये जनसुराज का विचार मंच है और काफ़ी खूबसूरत है और चलिए दिखाते हैं आपको बहुत सारी चीज़ों को। और देखिए दोस्तों, हम लोग अब जाएंगे, प्रशांत सर कुछ ही देर में आने वाले हैं और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और चलिए दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना प्यारा बनाया गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मेरा सीधा सवाल है और बिल्कुल स्पष्ट कि हम महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कोई ऐसा विधेयक या फिर कुछ भी ऐसा सोच, ऐसा विचार, क्योंकि आज का हमारा विचार मंच इसका है। मैं बहुत सीधी बात और बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहती हूँ, क्या ये जो अत्याचार और अंतहीन घिनौनी हरकतें होती आ रही है, क्या हम इसके खिलाफ बहुत मजबूत कोई कदम बनाएंगे? धन्यवाद। मुकुंद कुमार है और मैं टिकर्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। सर से मैं डायरेक्ट रूबरू हूँ, सर से मैं 2 साल पहले से जुड़ा हूँ। पद यात्रा के क्रम में ही सर से मिला भी और कई मुद्दों पर बातचीत भी होती थी, 1-2 बार मौका मिला। और उस समय दल के रूप में जन स्वराज परिणत नहीं हो रहा था, एक यात्रा के रूप में था, एक विचारधारा। क्योंकि सर का एक जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है सोसाइटी में, चूंकि मैं बौद्धिक विचारों से जुड़ा हुआ हूँ और एक बौद्धिक विचार होते रहता है हमारे कॉलेज संस्थान में। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है सर के बारे में, क्योंकि सर एक रणनीतिकार, दल बनने से पहले सर का कई दलों के साथ संबंध रहा। सर ने कई दलों के साथ चुनाव प्रचार किया और उन्हें जिताने का काम किया। तो सर की अपनी क्या विचारधारा है, इस संबंध में अक्सर सवाल पूछा जाता है। क्योंकि मैं तो जुड़ा हुआ हूँ और आज मैं यहाँ हूँ, इसका मतलब है मैं इस दल का समर्थक हूँ, कहीं न कहीं मैं इससे प्रभावित हूँ। क्योंकि प्रश्न मैं खत्म करता हूँ। तो सर का जो एक विचारधारा है, इसको आम जन के बीच एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि सर एक रणनीतिकार हैं, तो कैसे लोग सर पे विश्वास करें कि सर उन लोगों के बीच ही रह के समाज या बिहार के उद्धार का काम करेंगे और दल की तरह, चाहे वो केजरीवाल की तरह हो, दिल्ली में जो कांड हुआ वैसा नहीं करेंगे। इसकी क्या सिक्योरिटी होगी सर, ये कैसे स्पष्ट है? मास्टर साहब, आप तो गोपालगंज में संगठन के मुखिया रहे हैं। बस स्टेशन का आप देखे होंगे, बस में जब आदमी बैठता है, आप दौड़ते दौड़ते आते हैं, आपको लग रहा है बस खुलने वाला है, आप दौड़ते दौड़ते आए और कह रहे भाई 2 मिनट और रुक जा, बस पहुंच जाएंगे। जैसे ही बस में आप बैठे कि हम तुरंत कहते हैं भाई जल्दी बढ़ाओ। अब सुधा का कंडक्टर 4 आदमी और बैठा रहा है और आप कंडक्टर को गरिया रहे हैं, कितना बैठाओगे भाई, अब जल्दी बस खोलो यहाँ से। तो जो आदमी जनसुराज में आ गया पहले, अब वो सोच रहा है कोई ना आए, पहले जल्दी खोलो बस। जो बाकर है
जो बाहर है एक सोच रहा भैया 2 मिनट रोके रखो भैया पहुंच रहा है ना। बस में होता है ना, तो लोग बैठ जाते हैं, बैठने के बाद कंडक्टर जहां 5 को आदमी और बैठाया, ए भाई कितना देर रखो, बढ़ा दो, कितना धक्का कर रहे हो। आपको सीट मिल गया तो आप सोच रहे हैं दूसरा कोई ना है, ऐसा संभव नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि आप बस में सीट पर पहले बैठे हैं, जो आएगा उसको सीट तो न मिलेगा, उसको खड़ा रहना पड़ेगा, कोई किसी को लटक के जाना पड़ेगा, लेकिन आप चाहे वो लटके भी मत, बस में बैठे ही बस खोलिए बस तुरंत। तो मेरे भाई वो नहीं होने वाला है। आप पहले आए हैं, आपको सीट, आपको जगह मिली हुई है, अगर आप उस पर उंघाइएगा नहीं तो आपका कोई लूट कर भागेगा नहीं। आपका सीट सुरक्षित है, लेकिन आप सीट पर बैठे फिर चले जाइएगा टहलने घूमने तो कोई बैठिए जाएगा। सीट पर जब बैठ गए हैं तो उसको घेरे रखिए, न तो धक्का होने वाला है। पहले दिन से कह रहे हैं कि धक्का पड़ने वाला है, तो धक्का पड़ने वाला बैठे हुए आप आराम से खिड़की पर बैठ के हवा बजा लीजिए, तो धक्का कर रहा है उसको करने दीजिए, घबराइए नहीं। गमछा जो रखा है, गमछा लोग लूट के भाग जाए, बहुत आदमी पहले गमछा रखा है। यहाँ पर भी जो लोग आए हैं, आप बिहार को सुधारने आए हैं, ऐसी बात नहीं है, अपना पीठ मत ठोकिए। बहुत आदमी कहता है प्रशांत किशोर 2 साल से पैदल चल रहा है, इससे प्रभावित होकर आए। अरे मेरे भाई, हम इतना बेवकूफ दिखते हैं आपको, हमको नहीं मालूम है कि आप कहे आए हैं। अरे हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस चल रहे, कोई ना आने वाला। भाई साहब कह रहे हैं पीछे खड़ा होते, लोग पूछता है कि अलग अलग दल में काम किए हैं, इन पर भरोसा कैसे किया जाए, इनका अपना विचारधारा क्या है। बढ़िया सवाल। मेरे भाई वो 10 बरस काम किए हैं, तभी आप यहाँ आए हो, न तो हम पैदल जब चलते हैं ऐसे ही प्रबुद्ध लोग, समझदार लोग अपने दुकान में, गाड़ी में, घर में बैठ के हंसता है, ये पैदल चल रहे से कुछ होगा बिहार में, ना होगा कुछ। तो फिर बगल में कोई बताता है, ये भाई इसका नाम प्रशांत किशोर है, ये आदमी है बहुत चालाक आदमी, अगर घूम रहा है तो कुछ सोचिए क्या आया। उसको फिर पता था वही है प्रशांत किशोर, वो वाला मोदी को जिताया था वही वाला। अच्छा भाई चले तो हमको भी मिला दो। आता है हमारे यहाँ गमछा फेंकने, रात में हमको कहता है भैया पूरा आपका जो यात्रा वहां गया ना, हम नहीं थे, अपना सब लोग को लगा दिए थे। सब लोग भैया बोले थे कि आदमी को क्या आपका यात्रा में सहयोग करे, हमको मालूम है कुछ नहीं किया, वो गमछा फेंकने आया है, इसलिए आया है कि उसको मालूम है कि यही प्रशांत किशोर कल होकर अगर व्यवस्था कहीं पलट दिया तो ना दुकान बचेगा ना गौरी बचेगा। तो सोचता चलो इधर गमछे डाल दे, पहले है वो वही भाजपा में, है वही राजद में, रहेगा जदयू में, अभी वहां सरकार में है, पैसा वैसा कुछ कमा रहा है, उसको छोड़कर जदयू हमारे पास काहे आएगा। लेकिन उसको डर है ये प्रशांत किशोर है, ये 10 बरस इस आदमी ने काम किया। हमारी पहचान क्या है? हम किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के तरह के हैं नहीं, हमारी पहचान यही है कि जिस काम को करते हैं उसको बहुत ईमानदारी और शिद्दत से करते हैं। इसीलिए नहीं ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं कि हमको मालूम है कैसे चुनाव जीतना है। हम चुनाव इसलिए जीतते हैं कि हमको मालूम है, हमारे माता पिता गुरुओं ने सिखाया है कि जिस काम को लीजिए उसको पूरी ईमानदारी और शिद्दत से कीजिए। बिहार में लोग नहीं माने, हमने चलना शुरू किया, लोग आए तो बिजनेसमैन है कितना दिन चलेगा, आप जैसे कह रहे हैं इनको तो दूसरा दल वाला दे देगा चला जाएगा। लेकिन जब 2 बरस से चलते ही जा रहे हैं तो जो मेरा आलोचक वो भी कहता भैया कुछो कहो, चल तो रहा ही है, चल तो रहा ही है भाई, इसको तो नहीं इनकार कर सकते हो। अब आदमी क्या कह रहा है कि ना बात तो ठीक है कह रहे हैं, होगा नहीं बिहार में। आदमी शुरू में कहा कौन है,
अब क्या कह रहा है ना, बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन बिहार में हो जाए तब ना। फिर आदमी कहता है जो हमारा समर्थक है कि अगर होगा बिहार सुधरेगा तो यही जनसुराज से ही सुधरेगा। यहां तक लोग आ गए, अगर सुधरेगा तो जनसुराज ही सुधार सकता है। यहां तक लोग आ गए। अभी 15 महीना बाकी है, काहे के लिए घबरा रहे? ये आपको लग रहा है कि साले भर के बाद चुनाव। आप लोगों को याद दिला देते हैं, मोदी जी 2013 जून में, डायरी में नोट कर लीजिएगा, जून 2013 में मोदी जी को अभियान समिति का हेड बनाया गया। अक्टूबर 2013 में प्रधानमंत्री का चेहरा बताया गया और मार्च 2014 आते आते सोते जागते उठते बैठते आपको मोदी 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 ही दिख रहा था। अभी जनसुराज दल 2 अक्टूबर को बनने दीजिए, 6 महीना में जहां खड़ा होगे जनसुराजे दिखेगा, बैठोगे जनसुराजे दिखेगा। तो अभी हमने प्रचार शुरू ही नहीं किया, अभी तो पैदल चल रहे हैं, दल बनाए ही नहीं। अरे जिस काम के लिए आप हमको जानते हैं उसके लिए दल बनाना ना पड़ेगा, तो दल पहले बन जाने दीजिए। अब फिर 2 तारीख से देखिएगा कि चुनाव प्रचार कैसे होता है। जो हमारे समर्थक लोग हैं, शुभचिंतक है, वो कहता है कि भैया बातचीत तो चल रहा है, लेकिन 10 में 5 को 6 आदमी आजकल जनसुराज के बारे में जानता है। हम कहते हैं कितना जानता है? वो 5-6 आदमी जानता है भैया, 4 को 5 को अभी वो नहीं जानता है। हम कहते तो हम तो लोग तो जीत जाएंगे इतना से। कहता कैसे? मेरे भाई चुनाव जीतने के लिए तो 10 में 3 आदमी का वोट चाहिए। मोदी जी को कितना वोट आया? 36%। 36 कितना हुआ? 10 में 3। 2014 में मोदी जी को 31% वोट आया था, मतलब 10 में 3 आदमी अगर वोट दे दिया तो चुनाव जीत गए। अब आपको समझे में नहीं आ रहा। हम बंगाल में चुनाव कर रहे थे दीदी का, तो मेरे जो मित्र दोस्त हैं, जो भी गया बंगाल, बोला भैया 200 सीट जीत रहा है भाजपा। हम लोग को भी चिंता होती है। उसको बोले अच्छा जाओ जरा पत्रकार हो, देख कर आओ कैसे तुमको लग रहा है कि 200 सीट आ रहा है। गया 2 दिन घूम कर आया, बताया बिल्कुल ठीक बात है, भाजपा को 200 सीट आ रहा है। कैसे? बोला जिससे मिले सब भाजपा नामे ले रहा है। बोले कितना लोग से मिले? अरे भैया पूछो मत, 100 से मिले होंगे तो सब का सब भाजपा बोल रहा है। बोले किससे मिले? हिंदू से मिले, मुसलमान से मिले, किससे मिले? तो ना मुसलमान बस्ती में नहीं गए थे, मुसलमान का आप लोग को दे ही रहा है। हिंदू को चेक करने गए थे, पत्रकार को यही कहा ना, चेक करने गए थे हिंदू किसको दे रहा है, अति पिछड़ा किसको दे रहा है। बोला अच्छा क्या पाए? बोला कि 100 में समझिए 70 आदमी, 100 में 70 आदमी जो हिंदू है वो भाजपा में वोट भाजपा को, बंगाल में वोट भाजपा को कह रहा है। तो हम एकदम ठीक है बेटा, ही बिल्कुल एकदम जांच के एक भी हम आपके अपने आदमी है, गलत काहे बोलेंगे? हम बोले बस ठीक हो गया, 200 सीट हम लोग जीत जाएंगे। बोला ये कैसे? हमने भैया हमको 10 में 3 को हिंदू चाहिए। 10 में 3 हिंदू अगर बंगाल में आपको वोट दिया, आपका वोट हुआ 21%, 28% मुसलमान दे ही रहा था, कितना हुआ? 49 जीत कर आगे रहे। आपको लग रहा था कि वही तो याद है महापौर के भैया सब आदमी भाजपा को दे रहा है। इंफॉर्मेशन वही है, उसको प्रोसेस करने का तरीका अलग है। आपने ठीक प्रोसेस किया कि 10 में 7 हिंदू भाजपा को वोट दे रहा है, उसके आधार पर आपने आकलन किया कि भाजपा को 200 सीट आएगी। हम आकलन करके बता रहे हैं कि 10 में अगर 3 हमको दे रहा है तो हमको 200 सीट जीतने के लिए इतना ही वोट चाहिए और जीत कर इतना ही आए, उतना ही 49% वोट टीएमसी को आए। तो घबराइए नहीं। अब आप लोग जो जुटे हैं, अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ मत कीजिए, तो अपने इर्द गिर्द 100 अपने जैसे प्रबुद्ध लोगों को बिहार के इस सुधार के अभियान में जोड़िए, उसके प्रवक्ता बनिए, इसके ध्वजवाहक बनिए, इसमें जिम्मेवारी लीजिए। खाली ड्राइंग रूम में बैठकर बात करने से नहीं होगा। एक अंतिम बात,
कई लोग आप में से पैसे वाले लोग हैं। समाज में बिहार में किसी का पैसा तो है नहीं, लेकिन बिहार के नजरिए से पैसे वाले। हम अक्सर कहते हैं बिहार में पैसा किसी के पास नहीं। जिसके पास बिहार में 100 करोड़ रुपया आ गया, अब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि धरती पर रहे कि आसमान में उड़े। 100 करोड़ रुपया जिसके पास आ जाए, उसको पता ही नहीं है कि उसको धरती पर आना है कि आसमान पर उड़ना है। तो हम अक्सर कहते हैं भैया 100 करोड़ रुपया अपना जमींदारी बेच के ले जाओगे बॉम्बे, तो ये वो 100 करोड़ में फ्लैट भी नहीं खरीदाएगा। तो ये बिहार की दुर्दशा है। तो पैसा वाला तो यहाँ कोई है नहीं, लेकिन जो सामान्य परिवार है, खाने पीने रहने अच्छा जुगाड़ हो गया है। आपको अगर ये लगता है कि बिहार का कुछ भी हो, हमारा तो ठीक है, हमारा लड़का तो बंगलोर में पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, वहां से नौकरी इंफोसिस में TCS में मिल गया है, तो आपको ये बता दें कि आपकी दुर्दशा गरीब के मुकाबले ज्यादा है। गरीब का जो लड़का है वो मजदूरी करने के लिए गया है, उसका जब शरीर थकेगा वो वापस आ जाएगा। आज नहीं आएगा, 20 वर्ष के बाद आएगा, रहेगा इसी गांव में, गांव छोड़कर जाएगा नहीं, उसको कहीं ठिकाना ही नहीं है। लेकिन जो सामान्य परिवार के बच्चे हैं, जिन जो नौकरी करने बाहर चले गए, आप लिख के रख लीजिए, आप जितना मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, जो घर बनवा रहे हैं, आपके बच्चों को के हाथ लगने वाला नहीं, क्योंकि आपका बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी करके वापस बिहार में आने वाला नहीं। आप हम लोग की दशा देख लीजिए। हम लोग के घर में एक बच्चे बैठे, हमारे गांव के एक आदमी के दादी हमारे घर पे रहते हैं। हमारे बाबूजी लोग बहुत बड़ा घर बनवाए हैं, एक सासाराम में बनवाए, फिर बक्सर में बनवाए, यहाँ मेरा बेटा रहेगा, यहाँ पतो रहेगा। घंटा वहां दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। अगर जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर व्यक्ति डूबेगा। अगर बौद्धिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, किसी भी नजरिए से आप भगवान की दया से समाज में आगे हो गए हैं, तो आपकी ये महती जिम्मेवारी है कि जो लोग समाज के पीछे छूट गए, उनके लिए कुछ न कुछ कीजिए। अपना पेट भर लीजिए, लेकिन अपना पेट भरने के बाद किसी एक आदमी जिसको कि आप खाना खिला सकते हैं, उसकी चिंता न करना मानवता नहीं है। इसलिए अगर आप अपने आप को प्रबुद्ध बताते हैं, अपने आप को सक्षम समझते हैं, सक्षम से पैसे से नहीं, अगर आप दिमाग से, शरीर से, सामाजिक स्तर पर सक्षम हैं, तो आपकी हमारी ये जिम्मेवारी है कि बिहार में, समाज में जो लोग पीछे छूट गए हैं, उनके लिए कुछ न कुछ किया जाए। और अगर नहीं कीजिएगा तो आप ये मान कर चलिए कि आपका भी भविष्य उज्जवल नहीं होने वाला है। करना ही है, खाली बात करने से नहीं होगा, सबको थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 20 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के व्यक्ति को ही पड़ेगा। ये बात आप समझ लीजिए। अगर आप और हम प्रयास नहीं करेंगे, आज या 10 वर्ष के बाद प्रयास नहीं होगा, तो कोई तमिलनाडु, दिल्ली से आकर बिहार की चिंता नहीं करेगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात खत्म करेंगे। महिला सशक्तिकरण बिहार में सिर्फ कानून बना देने से महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति नहीं सुधर सकती है। तो ये तुरंत वाला जो आंसर है, महिलाओं की स्थिति तब सुधरेगी जब उनकी शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जो क्राइम के बारे में बताया जाता है, ये रिपोर्टेड क्राइम है। जो घरों में महिलाओं के साथ हो रहा है, वो तो हमको पता भी नहीं चल रहा है। और 2/3 से ज्यादा जो महिलाओं पर क्राइम होता है, वो अनरिपोर्टेड है। वो तब सुधरेगा जब महिलाओं की शैक्षणिक और आर्थिक स्वतंत्रता पर काम किया जाए। 7% से कम महिलाएं ही बिहार में ग्रेजुएशन कर रही हैं, सिर्फ 7%। 80% भले साक्षर है, लेकिन सेकेंडरी टर्सरी लेवल पे ड्रॉप आउट इतना है कि 100 में 7 बच्चियां ही ग्रेजुएशन तक पहुंच पा रही हैं। जब तक आपकी शैक्षणिक और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी, मजबूती वहां नहीं आएगी, तब तक
सिर्फ कानून बना देने से, 4 रेप की घटनाओं पर टिप्पणी करने से, धरना प्रदर्शन करने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। ऐसा हम लोग जन सुराज में मानते हैं। बाकी अगर आपका कोई सुझाव होगा तो देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए दोस्तों, अब सभा समाप्त हो गई और काफ़ी अच्छा लगा, और हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और ये देखिए जो ज्ञान भवन है, और हम लोग अब जा रहे हैं और फिर अगली एक मीटिंग है डॉक्टर साहब के साथ, वो भी काफ़ी अच्छा है, उसको भी दिखाएंगे आपको। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमें वीडियो के माध्यम से बताइए कि वीडियो कैसा लगा।